नमस्कार मित्रों। फलित ज्योतिष की श्रृंखला में ये सेकंड लेसन है। और आप सभी जानते हैं हम पुस्तक पढ़ रहे हैं त्रिफला ज्योतिष। त्रिफला ज्योतिष में हमने अभी तक ये जाना कि दृष्टियां क्या हो, कैसे देखी जाए। यहाँ पर जब हमने पहला पाठ शुरू किया, इसमें जो संबंधित है सुश्लोक शतक से, इसमें यहाँ पर हमने ये जाना कि केवल पूर्ण दृष्टि को ही दृष्टि मानना चाहिए और राहु केतु की दृष्टि नहीं माननी चाहिए, मानी गई है। इसके बाद का हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 6 श्लोक और 2 श्लोक अंश दिए गए हैं। देखिए यहाँ लिखा है ये 7 श्लोक और 2 श्लोक अंश एक प्रकार से पाराश्री ज्योतिष के आधारभूत हैं, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से घरों से शुभ है, कौन कौन से घरों के स्वामी शुभ हैं और कौन कौन से ग्रहों के स्वामी पापी हैं। एक बार शुभ और पाप का निर्णय हो जाने पर फलादेश करना सरल हो जाता है। सुश्लोक शतक के अनुसार इस पराश्री संप्रदाय में नैसर्गिक शुभ और पाप का उतना महत्व नहीं है जितना पापाधिप होने के कारण शुभत्व और पापत्व होना। इसीलिए ग्रंथकर्ता लिखते हैं कि जो खल या दुष्ट या पापी ग्रह हैं, वे यहाँ अर्थात इस विचार में आवश्यक रूप से खल हो ऐसा नहीं है। शनि, मंगल, सूर्य पाप युक्त गुप्त तथा क्षीण चंद्रमा नैसर्गिक रूप से पापी अथवा खल माने गए हैं। बहुत से लोग सूर्य को क्रूर कहते हैं, पापी नहीं। अस्तु यह सूक्ष्म तारतम्य की बात है। साधारण रूप से यह ग्रह पापी संज्ञा में आते हैं। साधारण रूप से राहु और केतु को भी पापी माना जाता है, परंतु यहाँ इन दोनों को नहीं लिया गया है, क्योंकि इस प्रसंग में भावाधिपवश शुभत्व और पापत्व की विवेचना करनी है। मतलब हम यहाँ पर एक्चुअली लॉर्डशिप की बात करेंगे, और राहु और केतु को किसी भी राशि की लॉर्डशिप प्राप्त नहीं होती, इसलिए राहु और केतु को कंसीडर नहीं किया जा रहा। इस कारण राहु और केतु की भावेश या भावादिप होने के कारण मीमांसा की नहीं जा सकती, क्योंकि वे भावेश होते ही नहीं है। इस कारण नैसर्गिक पाप ग्रह में पाप वर्ग में राहु केतु को न लेकर केवल शनि मंगल आदि को ही गिना जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस पाराश्री फलादेश में नैसर्गिक पापी पापी ही हो ऐसा नहीं है। यदि नैसर्गिक पापी शुभ भवन भाव या घर का स्वामी हो तो वह वहां शुभ ही गिना जाएगा और उसकी दशा का फल शुभ ही कहा जाएगा। जैसे यह आवश्यक नहीं कि इस मतानुसार पाप ग्रह इस मतानुसार पापी ही हो, वैसे यह भी आवश्यक नहीं कि शुभ ग्रह शुभ ही हो। शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा होता है। कुछ लोग शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक या अधिक कलावान होने से चंद्रमा को इस काल में शुभ मानते हैं। एक अन्य मत के अनुसार केवल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या को चंद्रमा क्षीण होता है, अन्यथा नहीं होता। इस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष का बुध पाप ग्रह से युक्त ना हो। शुक्र और बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह तो हैं, लेकिन जैसे ऊपर कहा गया है कि आवश्यक नहीं कि ये शुभ ही हो, गुड रिजल्ट ही दें। वह क्यों? क्योंकि किसी कुंडली के नैसर्गिक शुभ ग्रह शुभ स्थानों का स्वामी ही होगा। अगर अच्छे स्थानों का स्वामित्व उसको प्राप्त है तभी उसको अच्छा कहेंगे, वैसे नहीं कहेंगे। अब किसको किस भाव को अच्छा माने और किस भाव को अच्छा ना माने, तो इसके लिए भावों का वर्गीकरण किया गया है और उनको 6 भागों में बांटा गया है। आइए अब हम इस भावों के वर्गीकरण को समझें।
कहा गया है कि भावों को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग में आते हैं केंद्र स्थान। केंद्र स्थान कौन कौन से हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां स्थान। तो पहले, चौथे, सातवें और 10वें स्थान को केंद्र स्थान कहा गया है। इन स्थानों को विष्णु स्थान की संज्ञा दी गई है, और जिन स्थानों को विष्णु स्थान कह दिया गया हो वो तो शुभ होंगे ही। दूसरी इसमें आते हैं त्रिकोण स्थान। त्रिकोण स्थान कौन कौन से होते हैं? 1, 5, 9 भावों को। 1, 5, 9 भाव कौन से हुए? ये ही लगन, पंचम भाव और नवम भाव। यहाँ पर इस चार्ट में लिखे जाने वाले नंबर ये राशियां नहीं है, ये भाव है, क्योंकि हम भावों की बात कर रहे हैं। त्रिकोण भाव 1, 5, 9 हो गए। इन स्थानों को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। अब सोचिए, जिन स्थानों को लक्ष्मी स्थान कह दिया गया हो वो तो शुभ होंगे ही। और क्योंकि लगन त्रिकोण का भाग भी है और केंद्र का भाग भी है, ये तो महाशुभ हो गया। शुभ इन द सेंस शुभ फलदायक, शुभ फल देने वाला। तो ये दोनों तरह के स्थान, केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थानों को शुभ फलदायक स्थान कहा गया है। अर्थात इन भावों के जो भी ग्रह स्वामी बनेंगे, इन भावों के जो भी ग्रह स्वामी बनेंगे वो शुभ फलदायक होंगे ही होंगे, चाहे वो नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह ही क्यों ना हो। तीसरे तरह के स्थान बोला गया है त्रिक भाव। कुंडली के 6, 8, 12 भावों को त्रिक स्थान कहा गया है, और यह स्थान अशुभ स्थान कहे गए हैं। अशुभ स्थान इन द सेंस कि ये अशुभ फलदायक हैं। स्थान अशुभ फलदायक नहीं है, इन भावों के स्वामी जो भी ग्रह बनेंगे वो कुंडली में अशुभ फलदायक होंगे, क्योंकि इन भावों को, इन स्थानों को अशुभ कहा गया है, इसीलिए इनके स्वामी भी अशुभ फलदायक होंगे। चौथी तरह के कहा गया है त्रिशधाय भाव। त्रिशधाय भाव कुंडली के 3, 6, 11 भावों को त्रिशधाय भाव कहा गया है, और ये भाव भी अशुभ स्थान माने गए हैं। अर्थात इन भावों के स्वामी भी अशुभ फलदायक होंगे। पांचवा बताया गया है, कैटेगरी बताई गई है उपचय भाव। उपचय भावों में 3, 6, 10 और 11 भावों को माना गया है उपचय। उपचय का मतलब होता है वृद्धि करने वाले। और इन स्थानों को वृद्धि करने वाले भाग कहा गया है। जैसे अभी यहां बताया गया कि त्रिशधाय भावों को 3, 6, 11 को अशुभ स्थान कहा गया है, यानी कि इनके जो स्वामी होंगे वो अशुभ फलदायक होंगे। साथ ही 3, 6, 11 के साथ 10वें भाव को भी जोड़कर उपचय भाव माना गया, और ये कहा गया कि ये वृद्धि करने वाले होंगे। अर्थात इनका संबंध, जिन भी ग्रहों का संबंध इन भावों से आएगा, अर्थात भावेश, जो भी ग्रह इन भावों के भावेश बनेंगे वो वृद्धि करने वाले होंगे। अब छठी कैटेगरी आती है अष्टम भाव की। एक अष्टम भाव से पहले सेकंड हाउस और 12th हाउस को यहां अभी तक हमने नहीं लिया है। एक आते हैं जिनको बोला जाता है तटस्थ भाव।
तटस्थ भाव कौन कौन से भाव होते हैं? 2 और 12, यानी कि सेकंड हाउस और 12th हाउस, इनको तटस्थ भाव कहा गया है। अर्थात ये ना तो अशुभ है ना ही शुभ है, कुछ चीजों में ये शुभ है, कुछ चीजों में ये अशुभ है। जैसे 12th भाव को यहाँ पर त्रिक भाव की संज्ञा भी दी गई है, और सेकंड हाउस को मारक, प्रबल मारक स्थान भी कहा गया है। इसी तरह से 7वें भाव को भी मारक स्थान की संज्ञा दी गई है। लेकिन कुछ चीजों में ये दोनों ही भावों को तटस्थ भाव भी कहा गया है। अब ये कैसे फलदायक होते हैं? ये डिपेंड करता है कि इनकी दूसरी लॉर्डशिप, यानी कि देखिए, आपको सबको पता है कि एक ग्रह को 2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। तो तटस्थ भाव शुभ फलदायक होंगे या अशुभ फलदायक होंगे, वो डिपेंड करेगा उनकी दूसरी लॉर्डशिप पर। आइए पुस्तक में देखें कि अब आगे क्या बताया गया है। इसमें आखिर में बताया गया है, साधारणतया शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पाप चंद्रमा होता है, किंतु लगन भाव में अन्य केंद्रों से कुछ विशेषता है। लग्न केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, इस कारण लग्न की और लग्नेश की पृथक विवेचना भी की गई है। देखिए, अब शब्द आता है लगन और लग्नेश। यहाँ पर भी हम जब पढ़ते हैं तो एक नाम शब्द आता है भाव, दूसरा शब्द आता है भावेश। भाव जैसे हमने कहा कि लगन भाव है, पहला भाव है लगन, और उसका स्वामी कौन होगा? लग्नेश। उसका स्वामी कौन होगा? लग्नेश। देखिए, ये मान लीजिए कि भाव तो एक प्लेस है, और उस प्लेस पर काम करने वाले वर्कर जो हैं वो भावेश है। ये मान लीजिए कि आपका ऑफिस है, ऑफिस खुद ब खुद तो काम करेगा नहीं, ऑफिस में बैठने वाले वर्कर्स ही तो काम करेंगे। इसी तरह से भाव खुद काम नहीं करता, भाव के तो कुछ कारक तत्व होते हैं, भावेश वहां काम करता है। भावेश अलग अलग स्थानों पर। इसको आप इस तरह से और समझ लीजिए, जैसे माना आपने एक ज्योतिष कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल लिया। ऑफिस, ऑफिस तो भाव है, और आपको पता है कि उस ज्योतिष के ऑफिस में आपको क्या क्या काम करने हैं। आपको कामों का डिसीजन हो गया कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो इस ऑफिस के कारक तत्व, ये सारे काम हो गए। अब ये सारे काम करेगा कौन? कौन करेगा? तो भावेश करेगा, यानी कि उस ऑफिस का मालिक करेगा। ठीक है, मालिक करेगा या दूसरे वर्कर्स करेंगे। इसी तरह से हम जब ये कहते हैं कि भावेश, तो भावेश का अर्थ है उस जगह का मालिक या वहां पर काम करने वाले लोग। अब देखिए, मालिक कौन बनेगा? 2 शब्द आए ना, मालिक और वर्कर्स। मालिक बनेगा वो राशि स्वामी जो राशि वहां पर है, और वर्कर्स कौन बनेंगे? उस जगह पर बैठे हुए ग्रह। जैसे आपने किसी किसी कुंडली में देखा भी होगा, माना हमने दशम भाव है, और दशम भाव में राशि कौन सी है? मकर राशि है। यहाँ माना ये मकर राशि है यहाँ पर, तो मकर राशि के स्वामी कौन होंगे? शनि देव। तो शनि देव इसके भावेश बने। इस भाव के भावेश कौन बने? शनि देव बने। और शनि देव जिस भी घर में बैठ जाएंगे वहां बैठकर इस भाव के लिए काम करेंगे। माना यहां बैठ गए लगन में, तो शनिदेव लगन में बैठकर इस भाव के लिए काम करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी आपको अपने ऑफिस से बाहर निकल के भी तो काम करना पड़ता है, लेकिन आप सबको यही तो बताते हैं कि मेरा ऑफिस वहां पर है। तो इसी तरह से भाव है। तो भाव क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल कुंडली में हमने देखा
कि भाव क्या है। भाव तो 10वां भाव है, 10वें भाव का काम है कर्म भाव है, ये आपकी आजीविका वगैरह को डिसाइड करेगा। लेकिन इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा, जाके लगन में बैठा, तो काम करेगा कौन, लगन खुद करेगा। यानी कि व्यक्ति जिसकी कुंडली है वो खुद करेगा। और यहाँ पे माना गुरुदेव बृहस्पति आकर बैठे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति सहयोग देंगे, हेल्प करेंगे। किसको हेल्प करेंगे, भावेश को हेल्प करेंगे, और इस कर्म भाव को अच्छा बनाने के लिए इसके कामों में हेल्प करेंगे। जैसे वर्कर्स हेल्प करते हैं ना, तो ऐसे ही जो कुंडली के अलग अलग भावों में बैठे हुए ग्रह होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं, वो जिन भी भावों के स्वामी बनते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हेल्प करते हैं। अब जैसे यहाँ गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी बने और व्यय भाव के स्वामी बने, तो वो भाग्य भाव के स्वामी होकर और व्यय भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में मदद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जैसे जैसे आप फलित में आगे बढ़ते जाएंगे इस चीज को और अच्छे से समझते जाएंगे। अब इनकी पृथक पृथक लेकर विवेचना करते हैं। इस इन ग्रंथकार ने तथा अन्य टीकाकारों ने सब ने एक मत से पांचवें और नवम भाव के स्वामी को शुभ माना है। संस्कृत में नवम भाव को शुभ संज्ञा भी दी है। अब यहाँ ये खास करके केंद्र और त्रिकोणों की विवेचना कर रहे हैं। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थानों की स्पेशली विवेचना कर रहे हैं। तो एक चार्ट तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। और अब बुक में ये बताया जा रहा है कि केंद्र स्थानों को और त्रिकोण स्थानों को शुभ कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, तो उसको एनालिसिस करना है। किसको एनालिसिस करना है, केंद्र स्थानों का और त्रिकोण स्थान। केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं, 1 4 7 10 स्थान, और त्रिकोण होते हैं 1 5 9 स्थान। ठीक है, ये पढ़ें। लगन भाव में अन्य केंद्रों की कुछ विशेषता है। लगन केंद्र भी है और त्रिकोण भी, इसी कारण लगन की तथा लग्नेश की पृथक विवेचना भी की है। इन ग्रंथकार ने, अन्य टीकाकारों ने, सब ने एक मत से पांचवें और नवे भाव घर के स्वामी को शुभ माना है। संस्कृत में नवे स्थान की शुभ संज्ञा भी है। इस कारण त्रिकोणेश की शुभता में कोई वैमत्य नहीं है। अद्योत टीका के अनुसार सातों ही ग्रह त्रिकोणेश होने से शुभ होते हैं। राहु और केतु किसी राशि के स्वामी न होने के कारण त्रिकोणेश हो ही नहीं सकते। इसलिए त्रिकोणेश पद इनके लिए लागू नहीं होता। नैसर्गिक शुभ या पाप कोई भी ग्रह त्रिकोणेश होने से शुभता का अधिकारी हो जाता है। जब पाप ग्रह भी त्रिकोणेश होने से शुभ माना जाता है, तब शुभ ग्रहों का तो कहना ही क्या, वे तो और भी शुभ हो जाएंगे। यदि सातों ग्रह अब पहले हम त्रिकोण भावों को, इनको देख लेते हैं। कहते हैं कि केंद्र स्थान शुभ होंगे और त्रिकोण स्थान भी शुभ होंगे। यहां ये मानिए कि कोई भी अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रहों को में किस किस को संज्ञा दी गई है, शनि को, मंगल को, सूर्य को, और पाप युक्त बुध और क्षीण चंद्रमा। हमने कहा यहाँ पर शनि देव की राशि है। यहाँ पे 10 नंबर, ये 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम केंद्र स्थानों पर देखें तो लगन लॉर्ड कौन हुए, बुध देव। फोर्थ लॉर्ड कौन हुए, ये भी बुध देव हुए। सेवेंथ लॉर्ड कौन हुए, गुरुदेव। और 10th लॉर्ड भी गुरुदेव हुए। इसी तरह से त्रिकोण स्थानों पर देखें तो 5th लॉर्ड कौन हुए, शुक्रदेव।
और नाइन्थ लॉर्ड भाग्य भाव के स्वामी बने शनिदेव। यहां पर हमने देखा बुध देव, गुरुदेव या शुक्र देव तो शुभ ग्रहों में काउंट होते हैं, लेकिन शनि देव को तो हम पाप ग्रहों में काउंट करते हैं। तो क्या नाइन्थ लॉर्ड होकर भी शनि देव पापी है? नहीं, क्योंकि शनि देव को एक शुभ स्थान का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, तो इस कुंडली के लिए शनि देव पापी नहीं रहे, बल्कि क्या हो गए? अति शुभ हो गए, शुभ है ये। क्यों शुभ है? क्योंकि वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। इसी बात को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कुछ भावों को अच्छा भाव नहीं बताया गया। हम मेनली त्रिक भावों की बात कर रहे हैं। त्रिक भावों की जब हम बात कर रहे हैं, तो माना गुरुदेव बृहस्पति की राशि यहाँ आ जाती है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर त्रिक भावों में सिक्स लॉर्ड कौन हुए? गुरुदेव बृहस्पति हुए। एट्थ लॉर्ड कौन हुए? शनिदेव हुए। और ट्वेल्थ लॉर्ड कौन हुए? बुधदेव हुए। और हम जानते हैं कि कुंडली के त्रिक भाव अशुभ भाव कहे गए हैं, और सिक्स्थ लॉर्ड बनकर गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर अशुभ हो गए। एट्थ लॉर्ड होकर शनिदेव यहाँ पर अशुभ हो गए, और ट्वेल्थ लॉर्ड बन के बुधदेव भी यहाँ अशुभ हो गए। लेकिन साथ ही साथ अगर गुरुदेव यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड है, तो नाइन्थ लॉर्ड भी तो है। नाइन्थ लॉर्ड भी गुरु है। तो यहाँ पर गुरुदेव अशुभ फलदायक भी होंगे और शुभ फलदायक भी होंगे। जब नाइन्थ लॉर्ड की नाइन्थ हाउस का रोल आएगा, तब वो शुभ फल देंगे। जब सिक्स हाउस का फल देने का नंबर आएगा, तो वो अशुभ फल देंगे। इसी तरह से शनि देव को देखिए। शनि देव जब सातवें घर का स्वामी बनते हैं, क्योंकि वो केंद्र स्थान है, तो शुभ फलदायक हो जाएंगे। जहां पर जिन चीजों में, जिन कारकों में, जिन चीजों में, जीवन के जिन पहलुओं में सातवें घर का रोल आएगा, वहां पे शनिदेव क्या हो जाएंगे? अगर सेवेंथ लॉर्ड को कंसीडर कर रहे हैं तो शुभ हो जाएंगे। अगर आठवें घर को कर रहे हैं कंसीडर, तो शनिदेव अशुभ हो जाएंगे। इसी तरह से हम इनको समझेंगे। यहाँ तो बुधदेव ट्वेल्थ लॉर्ड भी हुए और थर्ड लॉर्ड, तो थर्ड लॉर्ड होकर भी बुधदेव अशुभ ही हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि त्रिशढ़ाई भावों के स्वामी भी अशुभ ही होते हैं, अशुभ फलदायक होते हैं। तो बुधदेव दोनों ही केसेस में अशुभ बने। तो इस तरह से लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग ये समझा जाता है कि हमें फल शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे। तो यही बात ये यहाँ पर पुस्तक में समझाने की हो रही है। यदि सातों ग्रह त्रिशढ़ाईधीश होते हैं, अर्थात इनमें से कोई तीसरे, छठे, 11वें का मालिक होता है, तो वह पापी माना जाएगा। जब शुभ ग्रह भी तीसरे, 8वें और 11वें के मालिक होंगे, तो वो भी पापी बन जाएंगे। तो पाप ग्रह त्रिशढ़ाईधीश होने से और भी अधिक पापी होगा। सज्जन रंजनी टीका के अनुसार त्रिकोण का नेतृत्व नवोग्रह कर सकते हैं, क्योंकि भुवन दीपक में कहा है कि कन्या राहु का ग्रह है और मिथुन राहु की उच्च राशि है। यहाँ पे एक नया विषय वस्तु स्टार्ट हो रही है, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये पुस्तक जिसको हम पढ़ रहे हैं, त्रिफला ज्योतिष, इसमें काफी अच्छी और नई बातें जानने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।